मेरी सारी ज़िंदगी उस लड़की को बच्ची ही समझा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो रात के अंधेरे में मेरे साथ ये सब कुछ भी कर सकती है। मैं तो बच्ची समझकर उसे अपने कमरे में सुलाने की गलती की थी, लेकिन रात को जो कुछ उसने मेरे साथ किया मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कम उम्री में भी उसमें इतनी। वह जब पैदा हुई तो मेरी ही गोद में आई थी। अनाबिया मेरी दोस्त की बेटी थी। मैं उस वक्त 18 या 19 साल का होगा और मेरा दोस्त 21 या 20 साल का था। कम उम्री में ही उसकी शादी हुई थी। हम दोनों के घर भी बराबर में ही थे। अवेश मेरा बेहतरीन दोस्त था। उससे अपनी कज़िन से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए कम उम्री में ही उसकी शादी अपनी कज़िन से हो गई। फ़ातिमा भाभी भी बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी। अवेश और फ़ातिमा तकरीबन हम उम्र थे। मेरी अवेश के साथ साथ मामा से भी अच्छी सलाम दुआ हो जाया करती थी। वो मुझे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह समझती थी। मैं भी उसकी बहुत इज़्ज़त करता था। मैं अपने वालिदैन का इकलौता था, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त फ़ातिमा और अवेश के साथ ही गुज़रता था। अवेश के वालिदैन उसके बड़े भाई के पास बैरून मुल्क में अवेश की शादी के बाद जा चुके थे। मेरे वालिद मर चुके थे, बस वालिदा थी। मेरे बाबा की अच्छी खासी जायदाद थी जिसका किराया हमें आता था, तो हम माँ बेटे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं उन दिनों कॉलेज के आखिरी साल में था जब अवेश की शादी हुई थी। अब उसने अपने वालिद का बिज़नेस संभाल रखा था। मुझसे बस 4-5 साल ही बड़ा होगा, लेकिन हम में बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, लेकिन जब फ़ातिमा भाभी उम्मीद से हुई तो हमारी खुशी की कोई इंतहा न थी। अवेश बेहद खुश था। खुश तो मैं भी बहुत था, क्योंकि फिर मेरा अपना कोई दूसरा बहन भाई तो था नहीं और अवेश को मैं भाइयों की तरह समझता था। सोचा था कि जब उसके घर में बच्चा होगा तो मैं उसका चाचू बन जाऊंगा, चलो मुझे एक और रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही डिलीवरी का वक्त आया, फ़ातिमा भाभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से वापस आए तो बेहद उदास थे। अवेश उससे पूछने लगा कि अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है। वे कहने लगे कि आपके यहाँ बेटी हुई है। अवेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरी खबर जो उसे डॉक्टर ने सुनाई वे सुनकर तो उसके होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी कि वे फ़ातिमा को नहीं बचा सके। यह सुनकर तो वे जैसे पागल सा हो गया, रोए जा रहा था। कहने लगा, मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। यह बात तो मेरे लिए भी किसी सदमे से कम ना थी, लेकिन अवेश की तो जैसे दुनिया उजड़ गई। पहली बार मैंने उसे यूँ फूट फूट कर रोता देखा। कुछ ही देर बाद नर्स एक मासूम सी बच्ची से को गोद में लेकर आई। उसने अवेश को पकड़ाना चाहा, लेकिन उसने बड़े बुरे तरीके से उसे दूर किया। कहने लगा, ले जाओ इसको, इसकी वजह से मुझसे मेरी फ़ातिमा छिन गई, मुझसे मेरी मोहब्बत छिन गई। मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। काश फ़ातिमा की जगह ये मर जाती। ये सुनकर मैंने अवेश को समझाना चाहा कि ठीक है, फ़ातिमा भाभी का सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं। उसने भी तो दुनिया में आते ही अपनी वालिदा को खोया है। कहने लगा, नहीं, इसने मार डाला है मेरी फ़ातिमा को। उस वक्त अवेश जिस हालत में था, मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। बहरहाल मैंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। मैं उसको संभालते हुए घर ले आया। एम्बुलेंस में फ़ातिमा की मैयत भी आ चुकी थी। मैंने वह बच्ची अपनी वालिदा के हवाले भी करी। वह बड़ी परेशान थी, क्योंकि वह अवेश से भी वैसी ही मोहब्बत करती थी जैसी कि मुझसे। अब अवेश की बहुत बुरी हालत थी। मैं तो उसे संभालते संभालते थक गया। उसके वालिदैन वहाँ से आ भी नहीं पा रहे थे। बड़ा भाई भी बहुत कोशिश कर चुका था, लेकिन उसे टिकट नहीं मिल रही थी। एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन ना तो वह ठीक से कुछ खा रहा था, ना पी रहा था। अपनी बच्ची को तो उसने दोबारा एक नज़र देखने की भी कोशिश नहीं की। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन कहता कि नहीं, इसे मैं अपने साथ बिल्कुल नहीं रखूँगा, ना मैं इसे पालूँगा, बल्कि मैं सोच रहा हूँ इसे यतीम खाने में फेंक दूँ। इसकी वजह से मेरी मोहब्बत, मेरी फ़ातिमा मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं क्यों वह सारा कसूर उस छोटी सी बच्ची को दे रहा था, जो बिल्कुल मासूम गुड़िया जैसी थी। उसका कोई कसूर नहीं था। उसने तो माँ का लम्स छूकर भी नहीं देखा था। बहरहाल 1 महीना लगा था अवेश को संभलते हुए। फिर उसके वालिदैन का ये इसरार था कि वह भी इटली आ जाए, क्योंकि वहाँ तो अब कोई भी नहीं रहा था। अवेश भी ये सोच चुका था कि हमेशा के लिए इटली चला जाएगा। मेरी वालिदा का उसकी बेटी से दिल गया था। जब उसके इटली जाने की सारी तैयारियां हो गई तो मेरी वालिदा उससे मिलने लगी। कहने लगी, तुम्हारी बेटी मुझे बाद में बहुत याद आएगी। कहने लगा, ये मेरी बेटी नहीं है, मैं इसे यतीम खाने छोड़कर फिर इटली जाऊँगा। इस मनहूस लड़की को मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मेरी वालिदा उसे समझाने लगी कि ये नाशुक्र है, तुम क्यों अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। कहने लगा, मैं इसे नहीं रखूँगा, ना मैं इसे इटली लेकर जाऊँगा। ये सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, इसे मैं रख लेती हूँ, मैं इसे पाल लूँगा।
लूँगा, मेरी माँ इसे पाल लेंगी, लेकिन ये बच्ची यतीम खाने में नहीं पलेगी। वह कहने लगा, तुम्हारी मर्जी है ओवैस। जा चुका था। मेरी अम्मा कहने लगी कि 1.5 महीने की हो गई है बच्ची, लेकिन अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा। ओवैस ने भी कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, अम्मा अब ये है मेरी है, ओवैस की नहीं। मैंने उसका नाम अनाबिया रखा। मेरी वालिदा के पास ही सोती थी। आहिस्ता आहिस्ता अपनी वालिदा के साथ रहकर मैंने उसे फीडर पिलाना भी सिखा दिया। कभी मेरी वालिदा थक जाती तो मैं उसे सुलाने लगता। मेरी वालिदा ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, इसलिए रात को नींद की गोली खाकर सोती थी और अनाबिया रात भर मैं लिए फिरता था। मेरी आंखें नींद से चूर होती थी, लेकिन वो तो सोने का नाम ही नहीं लेती थी। जब तक वह सोती थी तब तक फजर की अजान शुरू हो जाती थी। मैं उसका बाप नहीं था, मेरा उससे कोई रिश्ता भी नहीं था, लेकिन मैं उसकी खातिर रातों को जाग रहा था। मेरा नाम फरहाद था और अम्मी मुझे फ़ादी फ़ादी कहती थी। वक्त गुजरने लगा। नाबिया अब 2 साल की हो गई, चलने फिरने लगी, टूटे फूटे लफ्ज़ भी बोलने लगी। उस दिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब पहली बार उसने मुझे पापा बोला था। उसकी पतली ज़ुबान और मीठा सा अंदाज़, मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आया था। मैं उसे पकड़कर बहुत प्यार किया। वे 5 साल की थी जब मेरी नौकरी शुरू कर दी थी और मेरी नौकरी एक अच्छी फर्म में लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। मेरी वालिदा कहने लगी कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अम्मा की बात सुनकर मैंने हैरत से उन्हें देखा। मैंने कहा, अम्मा अभी अनाबिया बड़ी नहीं हुई, जब बड़ी होगी तो मैं कर लूँगा। मेरी वालिदा कहने लगी, क्या पागल हो गए हो अनाबिया, क्या बड़ी होने से तुम्हारी शादी का क्या ताल्लुक़ है। मैंने कहा, लेकिन अनाबिया मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, मैं इसके लिए सब कुछ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी आए और अनाबिया को संभालने पर नाक मुँह चिढ़ाए। बस वह थोड़ी बड़ी हो जाए, अपने आप संभलने लगे तो शादी भी कर लूँगा। मेरी वालिदा कहने लगी, वह कौन सा तुम्हारी सगी बेटी है। मैंने कहा, लेकिन आप जानती हैं कि मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। कहने लगी कि मैं अब बीमार रहने लगी हूँ, इस घर को एक औरत की ज़रूरत है जो तुम्हें भी संभाल सके और अनाबिया को भी। जैसे तुम सोचते हो वैसा नहीं होगा, कोई अच्छी लड़की भी तो आ सकती है। मैंने कहा, अम्मा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरी जिम्मेदारी है। जब तक ये 14 या 15 बरस की नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी शादी होने का मकसद ये है कि मेरी अपनी औलाद हो जाए। मेरी तवज्जो में पढ़कर मैं अनाबिया को नहीं संभाल सकता। वालिदा मेरी इस बात पर इत्तेफाक नहीं करती थी। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं और नहीं में सर हिलाता रहा। फिर मेरे साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। ये सब कुछ बहुत अचानक से हुआ था। नाबिया उस वक्त 7 बरस की थी। मेरे लिए सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरी वालिदा मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे साथ अनाबिया रह रही थी। बहरहाल जब से मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था मैं कुछ परेशान होकर रह गया था, क्योंकि अनाबिया की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ चुकी थी। मुझे ऑफिस जाना होता था, लेकिन मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि अनाबिया को अकेला छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक मुलाजिमा वक्ती तौर पर काम के लिए आती थी। मैंने उसी को शाम तक के लिए घर पर रख लिया कि जब तक अनाबिया घर में रहे तुम उसका ख्याल रखना। मुलाजिमा के पास अनाबिया खाना नहीं खाती। मैंने कहा, क्यों अनाबिया खाना क्यों नहीं खाती। वह कहने लगती कि आपके हाथ से खाऊंगी फ़ादी। मैंने कहा, ये क्या बात है। कहने लगी, पहले अम्मा खिलाती थी, अब आप खिलाते हैं। अब अम्मा नहीं हैं तो आप अपने हाथ से मुझे खाना खिलाएं। दरअसल रात का खाना वे मेरे ही हाथ से खाती थी और दोपहर को मेरी अम्मा उसे खिलाती थी। ये कहकर मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों में बहने लगे। मेरे साथ लगकर रोने लगी। मैं उसको सर को सहलाकर तसल्लियाँ देने लगा। सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मेरे कमरे में बिना इजाज़त दरवाज़ा खोल कर अंदर आ जाती। हाथ में कंगन लिए खुले बालों के साथ मेरे सामने खड़ी हो जाती। कहने लगी, फ़ादी मेरी 2 चुटियाँ बना दो। पहले तो अम्मा बनाती थी, मुझे नहीं बनानी आती। मैंने गहरा सांस लिया और उसकी दोनों चुटियाँ बना दी। मैंने कहा, देखो अनाबिया, अब आप बड़ी हो रही हो, तुम्हें अपने छोटे छोटे काम खुद करने चाहिए। अम्मा के इंतकाल को 2 साल बीत गए हैं। वह 9 साल की हो गई थी, लेकिन उसका बचपना ही ख़त्म नहीं हो रहा था। अभी भी मेरे हाथ से खाना खाती थी, कपड़े मेरी पसंद के पहनती थी। मेरे हाथ पकड़ कर अपनी अलमारी के पास मुझे ले जाती। कहती, फ़ादी बताएं मैं कौन से कपड़े पहनूं। मेरे स्कूल में फ़ंक्शन है, मेरे बगैर तो जैसी उसकी हर तैयारी अधूरी थी। मैं उसके कपड़े सेलेक्ट करता था। कपड़े पहनकर मुझसे पूछती कि वे कैसी लग रही है। बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन अनाबिया वैसी की वैसी ही थी। 15 साल की हो गई थी। आज उसकी सालगिरह थी। मैं खूबसूरत तोहफा लेकर गया था। जानता था कि वे मेरी मुंतज होगी, इसलिए केक लिए, बारबी डॉल ली, खिलौने लिए और घर आ गया। उसने अपनी पूरी दोस्तों को भी बुलाया हुआ था। कमरे को उसने अच्छे से सजाया हुआ था। खुद भी नेट की खूबसूरत फ्रॉक में बारबी डॉल लग रही थी। मुझे देखकर तो खुशी से पागल होने
होने लगी, भाग कर मेरे पास आई, कहने लगी फ़ादी आपको सब कुछ याद था, आपको पता था मेरा बर्थडे है। मैंने कहा मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज मेरी गुड़िया की बर्थडे है। वह बहुत खुश थी, उसने केक काटा, सबसे पहले मुझे खिलाया। मेरे तोहफे भी बड़े शौक से देख रही थी। उसका पूरा कमरा खिलौने से भरा हुआ था। मैं बस केक काटने तक ही उसके साथ था। मैंने सोचा कि उसकी दोस्त है, उसके साथ एंजॉय करें, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गया। मैं सोचने लगा मुझे अवेश पर बड़ा अफसोस होता था। वह 15 साल की हो गई थी और अवेश ने तो कभी उसकी सालगिरह पर भी फ़ोन नहीं किया। अवेश ने वहाँ जाकर शादी कर ली थी, उसके 2 बच्चे भी थे। अगर फ़ातिमा भाभी ने उसे इतनी ही मोहब्बत थी तो फिर क्यों किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। अनाबिया जानती थी कि मैं उसका सगा बाप नहीं हूँ। मैं नहीं जानता था कि वे क्यों अपने सगे बाप से बात नहीं करना चाहती। शायद मैंने शुरू से ही उसे ये बताया था कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। वालिद को मजबूरन जाना पड़ा। कच्चे जहन में मेरी वालिदा ने उसके जहन में ये बात डाल दी थी कि वह पहले पहल सवाल भी करती थी कि उसके बाबा कहाँ हैं, क्या वह भी अल्लाह के मियाँ के पास चले गए। मैं कहता कि नहीं, दूसरे मुल्क में हैं। एक बार मैंने अवेश को कॉल भी की थी, उसे कहा कि वह नाबिया से बात करे, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी बात, मैं अपने पुराने ज़ख्म उधेड़ना नहीं चाहता। उसकी आवाज़ सुनूंगा तो मुझे फ़ातिमा याद आएगी। मैंने कहा ज़िंदगी आगे बढ़ गई है, तुम भी आगे बढ़ चुके हो, शादी कर चुके हो, फ़ातिमा के नाम पर अपनी ज़िंदगी त्याग ही नहीं दी तुमने। फिर तुमने अपनी सगी बेटी को क्यों उसका हक नहीं दिया। वह कहने लगा तुम हो ना, समझो ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसका ख्याल रखते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा मैं तो उसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझता हूँ, लेकिन वह तुम्हारा पूछती है। उससे कह दो कि माँ के साथ बाप भी मर गया। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कई बार मैं उसे कह चुका था कि अनाबिया से बात किया करो। कहने लगा कि अगर तुम्हें खर्चे का मसला है तो मैं पैसे भेज दूँगा। मैंने कहा नहीं है मुझे मसला, मेरे पास पैसे हों, उसकी 2 वक्त की रोटी मुझ पर बोझ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह तुमसे बात करे। पता नहीं कैसा बाप था, अपनी औलाद के लिए उसे तड़प महसूस नहीं होती थी। अनाबिया बिल्कुल अवेश जैसी थी, फ़ातिमा भाभी जैसी नहीं थी। रंगो रूप उसमें, नैन नक्श उसमें, सब कुछ बाप का चुराया हुआ था। और अवेश बिना शुबा हैंडसम और खूबसूरत नौजवानों में शुमार होता था। फ़ातिमा भाभी भी खूबसूरत थी, लेकिन अवेश को देखकर तो लड़कियां पलट कर उसे वापस देखती थी। मैं अनाबिया की तस्वीर अपने मोबाइल में दिखाया करता था, उसे बताया था कि ये हैं तुम्हारे बाप, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वह उसकी तस्वीरें देखकर कोई खुशी का इजहार नहीं करती। ना ही कभी उसने ये कहा कि मुझे अपने सगे बाप से बात करनी है। फ़ादी मेरे लिए आप सब कुछ हो, मुझे किसी और रिश्ते की ज़रूरत महसूस नहीं होती। शायद ये सच भी था, उसकी खातिर मैंने कुर्बानियाँ भी तो बहुत दी थी। मेरी उम्र 35 साल की हो गई थी। सोच रहा था कि अनाबिया बड़ी हो गई है, मुझे अपनी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी ऑफिस की एक कुलीग थी जो कि 27 या 28 साल की थी, लेकिन काफ़ी अच्छी लड़की थी। पिछले 3 साल से मैं उसको जानता था। मुझे लगता था कि उससे अनाबिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सोचा कि उसी से शादी कर लेता हूँ। मेरी उससे कोई दिली वाबस्ता की नहीं थी, लेकिन एक अच्छी लड़की थी। 1 घंटे बाद अनाबिया मेरे कमरे में आई तो मेरी सोचों का तसल्ली ट्रे भर कर मेरे लिए लाई थी। पिज़्ज़ा था, मैक्रोनी थी, सब कुछ उसने बाहर से ऑर्डर किया था। मैंने कहा कि तुमने इतनी जहमत क्यों की गुड़िया, मैं खा लेता, तुम बस अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय करो। कहने लगी वह तो जा चुकी हैं अपने घर। ट्रे मेरे सामने रखकर खुद भी बैठ गई। कहने लगी आपने मुझे बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा तुम शहजादी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी कि मैं नज़र भर कर तुम्हें देख भी नहीं रहा कि कहीं तुम्हें मेरी नज़र न लग जाए। मेरी तारीफ़ पर वह हंसने लगी। कहने लगी फ़ादी आप बिना मुझे कभी भी आपकी नज़र नहीं लग सकती। मैंने कहा क्यों नहीं लग सकती, माँ बाप की नज़र तो औलाद को सबसे पहले लगती है। ये कहते हुए मैंने उसके रुखसार पर फरहत मोहब्बत से ज़रा सी थपकी लगाई। ये सुनकर वे एकदम से बोली कि आप मेरे बाप नहीं हैं फ़ादी, बस आप फ़ादी हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका ये कहना मुझे बुरा सा लगा था। मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी ही तो समझकर पाला था। मैंने कहा एक ही बात है, फ़ादी मतलब फ़ादर। मेरी बात सुनकर कहने लगी नहीं फ़ादी, फ़ादी मतलब फ़रहाद। बहरहाल उसने खुद ही बात बदल दी। कहने लगी कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, मुझे जल्दी से पिज़्ज़ा खिलाएं। मैंने उसे दूर करके देखा था। मैंने कहा बस भी कर दो, इतनी बड़ी हो गई हो, इधर आओ ज़रा। मैं बेड से खड़ा हो गया, उसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने ले जाकर उसे खड़ा कर दिया और मैंने कहा देख रही हो मेरे कंधे से ऊँची हो, अभी भी मैं तुम्हें खिलाऊँ, कब सुधरोगी तुम लड़की। मैंने प्यार से उसके हाथ को दबाकर पूछा। मेरी तरफ देखकर कहने लगी कभी भी नहीं, सारी ज़िंदगी
ज़िंदगी आपके हाथ से खाऊंगी, आपकी पसंद का पहनूंगी। उसकी बात सुनकर मैं खिलखिला कर हंसने लगा। मैंने कहा, सारी ज़िंदगी तुम मेरे साथ थोड़ी रहोगी पगली। ये कहकर मैंने उसको दोबारा से बेड पर अपने सामने बिठा लिया। फिर पिज़्ज़े को काट कर फ़र्क की मदद से उसको खिलाने लगा। कहने लगी, क्यों नहीं रह सकती मैं आपके साथ। मैंने कहा, बेटियाँ हमेशा पराया धन होती हैं। मेरी बात सुनकर कहने लगी, जिसकी मैं बेटी हूँ ना, उसने तो मुझे बहुत ही पहले पराया कर दिया था। तभी पराया कर दिया था जब मैं बहुत छोटी थी। ये कहते हुए उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू बहने लगे। पहली बार मेरे दिल को धक्का सा लगा था। मैं तो आज तक यही समझता है कि अनाबिया को कोई परवाह नहीं है, लेकिन आज उसे सिसकियों से भर के रोता हुआ देखकर मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, गुड़िया मैं हूँ ना। वो बेड से खड़े होकर मेरे सीने के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे बाप ने तो कभी मुझे देखा तक नहीं। मैंने माँ के साथ बाप को भी खो दिया। अब मैं आपको कभी नहीं खोना चाहती दोबारा। मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया था, मैं उसकी तसल्ली दी थी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, कहीं मत जाना, चलो शाबाश, खाना खाओ, लेकिन अब खुद खाना पीना शुरू कर दो। 10वीं जमात में आ गई हो, आगे से कॉलेज भी जाना है, वहाँ पर भी मैं तुम्हें खिलाने आया करूँगा। कहने लगी, खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जब तक आपके हाथ से नहीं खाती मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ खाया है। वे खा चुकी थी। मैंने सोचा कि अब तो ये इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे से अपनी शादी के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि पहले नाज से बात कर लूँ। अगर वह भी मुझसे शादी पर राज़ी है तो फिर मैं अनाबिया भी से भी कह दूँगा। अगले रोज़ ऑफिस में मैंने नाजिश से बात कर ली तो वह कुछ ही देर बाद मान गई। वालिदैन उसके मर चुके थे, अपने भाई के पास रहती थी और जॉब करके अपनी अखराजात पूरी कर रही थी। काफ़ी डिसेंट भी लड़की थी। मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं तुमसे एक नया रिश्ता बनाऊँ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये कहने लगी, किससे। मैंने कहा, मैंने अपनी बेटी से। मेरा ये कहना था कि वे कुछ मुताज सी हुई और कहने लगी कि आपकी वाइफ मर चुकी है। मैंने कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। ये सुनकर वह हैरत से मुझे देखने लगी। कहने लगी, शादी नहीं हुई तो बेटी कहाँ से आ गई। मैं हंसने लगा। मैंने उसको अवेज़ और फातिमा की सारी बात बता दी। कहने लगी कि मैं तो आपको ज़र्फ़ को सलाम करती हूँ। मेरी नज़र में तो आपकी इज़्ज़त और कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे शुरू से ही आप अच्छे लगते थे, क्योंकि दूसरों से आप मुख्तलफ थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आपका ज़र्फ़ इतना आला भी हो सकता है कि आपने अपने दोस्त की बेटी की खातिर अभी तक शादी ही नहीं की और आप उसे बाप बनकर पाल रहे हैं। और फिर मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी कि आपको मुझसे कभी भी शिकायत नहीं होगी। मैं भी उसे बिल्कुल माँ की मोहब्बत दूंगी। उसे लगेगा ही नहीं उसके माँ बाप है ही नहीं। ये सुनकर मैं बेतहाशा खुश हुआ था। मैंने कहा, नाजिश, तुमने मुझ पर सकून कर दिया। यकीन जानो, अभी तक शादी इसलिए नहीं कर पाया था कि कहीं आने वाली अनाबिया को ये ना कह दे कि तुम कौन होती हो गैर की बेटी पालने वाले, निकालो इसे घर से बाहर। मेरी बात सुनकर कहने लगी, मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ बाप के बगैर इंसान की ज़िंदगी कैसी हो जाती है। ये कहते हुए उसकी अपनी आंखें नम हुई थी। कहने लगी, मैं भाई भाभी के साथ रहती हूँ, इसलिए उस बच्ची का दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ। शायद उसके भाई भाभी का रवैया उसके साथ ठीक नहीं था। मैंने कहा, तुम बहुत ही अच्छी हो, मेरी सोच से ज़्यादा अच्छी। ऑफिस से छुट्टी के बाद मैं उसे रेस्टोरेंट ले गया। वहीं पर मैंने उससे बात की थी। मैंने कहा कि अगर तुम्हें देर नहीं हो रही तो क्या मेरे साथ घर चलोगी अनाबिया से मिलने। कहने लगी, ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ज़रूर उससे मिलूंगी। मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। घर की मेन डोर बजाते ही अनाबिया ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, फादी, आपने टाइम देखा, 1 घंटा हो गया है आपके ऑफिस को बंद हुए। मैंने आपके ऑफिस में भी फ़ोन किया था, लेकिन आप वहाँ पर भी नहीं थे। मेरा फ़ोन भी अटेंड नहीं किया आपने। मुझे किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। कहाँ थे आप। अनाबिया वहीं खड़ी मुझसे शिकायतें कर रही थी। कहने लगी, मुलाजिम भी जा चुकी थी, मैं अकेली थी, आपको एहसास इस बात का। मैंने कहा, अच्छा, अंदर तो आने दो। ये देखो मेरे साथ तुमसे कौन मिलने आया है। मेरे मतवल कराने पर ही उसने नाजिश की तरफ देखा था। नाजिश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वे कुछ देर बस उसे देखती रही। मैंने कहा, नाबिया, नाजिश के साथ हैंडशेक करो। मेरी बात सुनकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं नाजिश को लेकर अंदर आ गया। नाजिश उससे बात करने लगी। खैर खैरियत पूछने के बाद कहने लगी कि वह कौन सी क्लास में पढ़ती हैं। वह बड़ा रूखा सूखा सा उसको जवाब दे रही थी। बार बार मुझे सवाले नज़रों से देख रही थी, जैसे ये पूछना चाह रही हो कि ये लड़की कौन है। मैंने कहा, तुम लोग मिलकर बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाता हूँ। नाजिश कहने लगी, नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगे फरहाद, मैं बना लेती हूँ चाय। आप मुझे किचन बता दें, आज मेरे हाथ की चाय आप दोनों पिएं। शायद नाजिश की ऐसी बेतकल्लुफ़ ही उससे बर्दाश्त नहीं हुई। कहने लगी, नहीं, आप हमारे किचन में क्यों जाएंगी, आप मेहमान हैं। वे कहने लगी, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, इसलिए बना दूँगी। कहने लगी, मुझे किसी दोस्त की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी।
فادی ہے نا میرے سب کچھ، میرے دوست بھی وہی ہے، میں اس سے ہر بات شیئر کرتی ہوں، مجھے کسی اور دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے برا سا لگا تھا، نابیہ گڑیا یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ناجش تم سے دوستی کرنا چاہتی ہے تو تمہیں دوستی کرنی چاہیے، تمہارے اسکول کی بھی تو دوست ہے نا۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا تم دونوں آپس میں باتیں کرو، میں خود بناتا ہوں چائے، اور یقین جانو بہت مزے کی بناتا ہوں۔ بلکہ چائے کیا، میں بہت کچھ بنانا جانتا ہوں۔ یہ جو لڑکی ہے نا، اسے تو چائے تک نہیں بنانی آتی، اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن سب کچھ میرے ہاتھ سے ہی بنوا کے کھاتی پیتی ہے۔ میں نے پیار سے کہا تھا، ناجش ہنسنے لگی لیکن ایک مسکراہٹ تک نہیں آئی تھی انابیہ کے چہرے پر۔ چائے پینے کے بعد میں ناجش کو چھوڑنے اس کے گھر جانے لگا تو انابیہ نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ آ جائے، کیونکہ وہ اکیلی تھی، ملازم جا چکی تھی۔ لیکن گاڑی میں بیٹھتے وقت جب ناجش فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو اسے فوراً سے ٹوک دیا، کہنے لگی آنٹی یہ میری جگہ ہے، آپ پلیز پیچھے جا کر بیٹھ جائیں۔ اس کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ میں نے کہا انابیہ بری بات بیٹا، آپ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ، وہ آپ سے بڑی ہیں، انہیں آگے بیٹھنا چاہیے۔ کہنے لگی لیکن یہ میری جگہ ہے اور میں اپنی جگہ کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بڑے آرام سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ناجش کہنے لگی فرحات کوئی بات نہیں، بچی ہے، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی۔ وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ ناجش بہت ہی کوآپریٹو قسم کی لڑکی تھی۔ میں ناجش کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آ گیا۔ انابیہ تھی تو آئس کریم ضرور کھاتی تھی اور ضد کر کے کھاتی تھی، لیکن آج تو اس نے وہ بھی نہیں مانگی۔ میں نے کہا انابیہ آئس کریم کھاؤ گی؟ گڑیا کہنے لگی مجھے نہیں کھانی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ آپ کے ساتھ کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میری کولیگ ہے، کہہ رہی تھی تم سے ملنا چاہتی ہے، دوستی کرنا چاہتی ہے، میں لے آیا۔ اس نے کہا آئندہ مت لائے گا، مجھے بالکل پسند نہیں آئی، اتنی اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا انابیہ بری بات ہے۔ یہ کہہ کر میں نے آئس کریم پارلر پر گاڑی کھڑی کی اور اس کی پسند کی آئس کریم کون اس کو لا کر دی تاکہ اس کا منہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ ابھی بھی منہ پھلا کر ہی بیٹھی تھی۔ گھر جا کر میں نے اس سے وجہ پوچھی، کہنے لگی بتا تو دیا تھا مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، اب تم چھوٹی نہیں ہو، اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ میں تم سے یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ کہنے لگی کون سی بات؟ میں نے کہا دیکھو انابیہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارا سگا باپ نہیں ہوں۔ کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے ابھی تک صرف تمہاری خاطر شادی نہیں کی تھی۔ میرے منہ سے شادی کا لفظ سن کر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے ناجش بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے شادی کر لوں۔ دیکھو اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے جو تمہارے میرے اور اس گھر کے کام کر سکے، مجھ سے اب یہ کام نہیں ہوتے۔ یہ سن کر تو وہ ایک دم سے اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑی۔ کہنے لگی فادی شاید اسے یہ فکر ستانے لگی تھی کہ میری شادی کے بعد اس کے ساتھ کوئی برا رویہ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ میں نے کہا نابیہ ناجش بہت ہی اچھی لڑکی ہے، وہ تمہیں کبھی بھی مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، نہ ہی اس کا رویہ تمہارے ساتھ غلط ہوگا، وہ تمہیں بالکل ماں جیسا پیار دے گی جیسے کہ میں ابھی تک چاہتا آیا ہوں۔ تمہیں میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی تب اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ جیسے میں اسے باپ کی طرح چاہتا آیا ہوں، ناجش اسے ماں کی طرح چاہے گی، لیکن اس نے تو جیسے میری بات کو پورا ہی نہیں ہونے دیا۔ کہنے لگی شادی کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو اپنے آفس کی کولیگ نظر آ گئی، آپ کو میں نظر نہیں آئی؟ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش و حواس گم ہو کر رہ گئے، میرے ہاتھ اپنے منہ پر پڑے تھے۔ کہنے لگی فادی میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بلکہ محبت نہیں عشق کرتی ہوں آپ سے، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرا تو دماغ ایسا تھا کہ سائیں سائیں کر رہا تھا، یہ میں کیا سن رہا تھا، کس کے منہ سے سن رہا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کر جائے گی۔ کہنے لگی فادی آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ میں نے کہا جسٹ شٹ اپ انابیہ، تم اپنے ہوش میں تو ہو، تم جانتی ہو تم کس سے کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ مجھے ابھی بھی اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، یا یوں سمجھ لے کہ میرا دماغ اور دل اس بات پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ انابیہ میرے بارے میں یوں سوچ سکتی ہے۔ مجھے لگا میرا سر پھٹ جائے گا، ایک درد کی لہر تھی جو میرے سر میں اٹھی تھی، وہ روئی جا رہی تھی۔ کہنے لگی میں آپ کی خاطر سارے کام سیکھ لوں گی، لیکن آپ اس لڑکی سے شادی نہیں کریں گے، بلکہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کھڑی ہو، نکلو یہاں سے، میرے کمرے سے باہر نکلو۔ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس سے کوئی بات کر سکتا۔ کہنے لگی فادی میں آپ کے بنا نہیں رکھ سکتی، کیا اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ میں اس 15 سالہ لڑکی سے اپنے لیے ایسے اظہار محبت کی توقع نہیں کر سکتا تھا جسے میں نے خود پالا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے کہا نابیہ یہاں سے چلی جاؤ، اور یہ بات بھی سن لو کہ میں ناجش سے شادی کروں گا اور ہر صورت میں کروں گا۔ کہنے لگی میں آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گی، آپ صرف میرے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی فادی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی شیشہ پگھل کر میری کانوں میں ڈال رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ وقتی جذبات میں ہے، میرے علاوہ اسے کبھی کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ پھر اماں نے بھی اسے بچپن میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں
नहीं है, मैं उसका बाप नहीं हूँ, शायद इसलिए वह मुझे खोना नहीं चाहती, इसलिए ऐसा सोच रही है। मैं अपने दिल को तसल्लियाँ दे रहा था, यही सोच रहा था कि इसे समझाऊँ तो समझ जाएगी, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी, क्योंकि जो कुछ उसके बाद उस लड़की ने मेरे साथ किया, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि वह 15 साल लड़की में इतनी आग भी हो सकती है कि मुझे जैसे मर्द को भी वह पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी, और तुक्के भी लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा, क्या होना चाहिए, फरहाद को किससे शादी करनी चाहिए, नाजिश से या अनाबिया से। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।